वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मारीची। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक लड़की फॉरेस्ट एरिया में ट्रैकिंग करने के लिए आती है और वो भी अकेली। तभी हम ये देखते हैं कि एक अनजान बंदा इस लड़की को फॉलो कर रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इस एरिया में जबरदस्त तरीके से बारिश होने लगती है तो ये लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। सोच लेती है कि बारिश खत्म होने के बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी, लेकिन शॉकिंगली उसी पेड़ के ऊपर एक मास्क वाला बंदा होता है जो इस लड़की के ऊपर हमला करके इसको मार देता है। इस लड़की को मारने के बाद इस लड़की को किसी जगह पर लाकर इसके चेहरे पर एसिड डालकर जला देता है। मतलब पूरा चेहरा नहीं जलाता, सिर्फ लिप्स ही जलाता है। और इसी तरह लाश के पास एक फूल और शंख को रखकर जाता है। दूसरे सीन में भैरवा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले भैरवा की बीवी किसी एक्सीडेंट में मारी गई, जिसकी वजह से जब जब भैरवा को इसकी बीवी के नाइटमेयर्स आते रहते हैं। अभी भी भैरवा अपनी बीवी को याद करके फटाक से अपनी नींद से जाग जाता है। बहुत मिस करते रहता है अपनी बीवी को। खैर फ्रेशअप वगैरह होने के बाद भैरवा को इसका हायर ऑफिसर कॉल करके ये बताने लगता है कि भैरवा सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है। रिसेंटली उस सीरियल किलर ने मशरूम फेस्टिवल में एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारा था ना, वो न्यूज तुमने देखी ही होगी। मरने वाले का नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन। और रिसेंटली फॉरेस्ट एरिया में डॉक्टर पायल नाम की एक लड़की का भी हत्या हो गई। किलर ने पायल को बहुत ही बेरहमी से मारा। मुझे लगता है कि इन दोनों केसेस में एक ही बंदे का हाथ है। तुम इस केस के डिटेल्स हासिल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। और हाँ भैरवा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस सीरियल किलर को पकड़ो, क्योंकि मरने वाले दोनों भी डॉक्टर्स थे। तो भैरवा अपनी टीम के साथ फटाफट से उस क्राइम स्पॉट पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर पायल मरी थी। और सच में किलर ने पायल को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। पहले इसके सर पे वार करके इसके लिप्स पर एसिड डाल के जला दिया। डेड बॉडी के पास एक फूल और शंख होता है। तो शॉकिंग बात यह है कि पहला जो मर्डर हुआ था डॉक्टर हर्षा का, उसके पास भी एक ऐसा ही फूल और एक टाइगर की डॉल मिली थी। तो भैरवा को समझ में आ जाता है कि इन दोनों की हत्या एक ही बंदे ने किया। तभी एक कांस्टेबल भैरवा से कहने लगता है, सर ये फूल बहुत ही स्पेशल है। भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए इन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे फूल इस फॉरेस्ट एरिया में नहीं मिलते। उसके बाद भैरवा अपनी टीम से कहने लगता है कि इस एरिया में जो जो मोबाइल नंबर्स एक्टिव में थे उन सारे नंबर्स की लिस्ट मांगने लगता है। बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आकर भैरवा से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। भैरवा ये कहने लगता है कि मैंने अभी अभी केस को टेकअप किया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो फिर क्लू मिलेगा तो जरूर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। दूसरे सीन में आर्यन और अकीरा नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। आर्यन एक स्टॉक ट्रेडर होता है और अकीरा एक डॉक्टर होती है। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, फिलहाल ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं और इसी तरह अपनी लाइफ में बहुत ही खुश। फिलहाल ये दोनों मैंगलोर जाने का प्लान करते हैं, मतलब एक छोटे से ट्रिप पर। काम से थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होगा। दूसरी तरफ पायल का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भैरवा को बुलाकर कहने लगता है, सच में किलर पता नहीं कौन है, इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा। पहले इसके सर पे वार करके इसके मुंह के अंदर एसिड डाला, बाद में सर पर बार बार वार करके इसे मारा गया। और क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट्स पाए गए वो दोनों अनइक्वल है, जिसका मतलब शायद किलर लंगड़ा हो सकता है। मतलब शायद उसका एक पैर डैमेज हुआ होगा। ऐसे बेरहमी की हत्याएं सिर्फ एक साइको किलर ही कर सकता है। लोगों को तड़पते हुए देखना शायद उसको खुशी मिलती होगी, इसीलिए तड़पा तड़पा कर मार रहा है। तो सारी बात सुनने के बाद भैरवा ठान लेता है कि वो सीरियल किलर दूसरा मर्डर करने से पहले उसे जरूर पकड़ना होगा। दूसरी तरफ आर्यन और अकीरा मैंगलोर पहुंच जाते हैं। बीच के पास एक अच्छे से रिसोर्ट में स्टे करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब अकीरा फ्रेशअप वगैरह होने के लिए थोड़ा बाहर आती है तो उसी बीच के पास अकीरा रमन राव नाम के एक डॉक्टर को देखती है जो इसके साथ ही काम करता है इसके हॉस्पिटल में। अकीरा यही सोचने लगती है, अरे रमन राव सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त आर्यन डॉक्टर रमन राव के पास जाकर कुछ बात करने लगता है। अकीरा यही सोचने लगती है कि आर्यन रमन राव सर को पहले से ही जानता है। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा डॉक्टर रमन राव के पास आकर इसको बहुत ही बेरहमी से मारता है। मतलब इसके हाथ पैर बांधकर इसके मुंह में शहद की मक्खियां छोड़कर इसके मुंह को भी बांध देता है। बेचारा रमन राव तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और किलर जाते जाते रमन राव के पास वही फूल और एक ग्लास रखकर जाता है। थोड़ी देर के बाद रिसोर्ट वाले रमन राव के बारे में पुलिस वालों को कॉल करने पर पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। एट द सेम टाइम रमन राव की खबर भैरवा का सुपीरियर भैरवा को देने पर भैरवा और उसकी टीम मैंगलोर पर जाने लगते हैं।
यहाँ आने के बाद भैरवा को ये बात पता चलती है कि रमन राव के मुंह में शहद की मक्खियाँ छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी मौत डर के मारे हार्ट अटैक से हो गई। उसके बाद रिसोर्ट के कुछ बंदों को बुलाकर थोड़ा इंक्वायरी वगैरह करने लगता है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन सारे लोगों से। अब वहीं पर आर्यन और अकीरा भी रहते हैं ना, उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर रमन राव के बारे में पूछने लगता है। अकीरा तो साफ मना करने लगती है कि मुझे रमन राव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब ये जानती नहीं कि वो यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि किलर रमन राव को मारने के बाद डॉक्टर अकीरा को एक अनजान बंदा कॉल करता है, कहने लगता है कि पुलिस वाले तुम दोनों को पुलिस स्टेशन पर बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, लेकिन तुम दोनों यही कहना कि तुम दोनों कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए पुलिस स्टेशन में अकीरा भैरवा को कुछ भी नहीं बताती। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद अकीरा आर्यन से कहने लगती है, देखो आर्यन, हम दोनों यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों किसी मुसीबत में फंसे, इसीलिए मैंने उस पुलिस वाले से झूठ कहा कि मैं रमन राव सर को नहीं जानती। और वैसे भी तुमने बीच के पास रमन राव सर से क्या बात किया था? आर्यन कहने लगता है, अरे मैं तो बस एड्रेस पूछ रहा था, मैं उसको नहीं जानता। खैर इस तरफ भैरवा को इस केस में एक भी क्लू नहीं मिलता। अब तक उस सीरियल किलर ने 3 डॉक्टर्स को मारा, हर्षा, पायल, रमन राव, और यही सोचने लगता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट एक डॉक्टर ही हो सकता है। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि उन तीनों डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक करके फटाफट से मुझे इन्फॉर्म करो और स्पेशली ये पता करो कि इन तीनों ने मिलकर कोई ऑपरेशन किया था या तो फिर किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। भैरवा वापस अपने घर आने के बाद इसी केस के बारे में सोचते रहता है। तीनों हत्याओं के बारे में डिटेल्स क्रॉस चेकिंग करने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरवा को एक बात समझ में आती है कि हर्षा के डेड बॉडी के पास एक फूल और टाइगर की डॉल मिली, जिसका मतलब टाइगर या तो जू में रहता है या तो फिर फॉरेस्ट में। और दूसरी हत्या डॉक्टर पायल की हुई, उसके डेड बॉडी के पास भी एक फूल और एक शंख मिला। अब ऑफकोर्स शंख समुद्र में पाया जाता है। अब रमन राव के पास उसी तरह का एक फूल और ग्लास मिला, जिसका मतलब वो सीरियल किलर ग्लास के रिलेटेड कुछ हिंट देना चाहता है। तो उस ग्लास के बारे में बहुत सोचने के बाद भैरवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्लू क्या हो सकता है। दूसरे दिन भैरवा की टीम मेंबर्स भैरवा के पास आकर कहने लगते हैं कि सर, हम लोगों ने आपके कहने पर रमन राव के बेटे बाबू के बारे में थोड़ा इंक्वायरी किया। रमन राव का बेटा बाबू हमेशा कोई ना कोई रिसर्च के नाम पर बिजी रहता है और लोगों का कहना है कि बाबू अच्छा ही बंदा है, मतलब एक भी नेगेटिव टॉक नहीं आई उसके बारे में। और इसी तरह जब जब डॉक्टर रमन राव छोटे मोटे मेडिकल कैंप्स पर अटेंड होता था, और कुछ दिनों पहले एक मेडिकल कैंप चला था, उसमें हर्षा, पायल, रमन राव अटेंड हुए थे। खैर उसी रात जब भैरवा वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो रास्ते में ये देखता है कि ये कपल ड्रंकन ड्राइव में अरेस्ट हुए हैं। ये देखकर भैरवा को अपनी पत्नी मोना की याद आती है। एक्चुअली भैरवा मोना को ज्यादा टाइम नहीं दिया करता था, हमेशा अपने काम में बिजी रहता, और एक बार तो भैरवा अपनी मैरिज एनिवर्सरी तक भूल गया। उस रात मोना भैरवा का बहुत इंतजार करने लगी थी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा हो गया। और इसी तरह जब जब मोना दारू पीकर घर में आने लगी, इसी दारू की वजह से मोना का एक्सीडेंट हो गया था। खैर दूसरे दिन भैरवा और उसकी टीम उस मेडिकल कैंप के फोटोग्राफ्स को चेक करने लगते हैं। इन्हीं फोटोग्राफ्स में भैरवा ये ऑब्जर्व करता है कि हर्षा, पायल, रमन राव के साथ एक और डॉक्टर भी शामिल था, जिसका नाम है जोसेफ। सोचने लगता है कि शायद किलर का नेक्स्ट टारगेट जोसेफ हो सकता है। उसी वक्त जोसेफ का फोन नंबर हासिल करके उसको कॉल करने पर वो फोन कनेक्ट ही नहीं हो पाता। बाद में भैरवा बीच पर पाई गई उस गिलास को लेकर इंस्पेक्शन करने लगता है अच्छे से। इत्तेफाक से उस ग्लास में भैरवा को एक स्कल नजर आता है। तो भैरवा उसकी टीम को समझ में नहीं आता कि इस स्कल का मीनिंग क्या है। थोड़ी देर के बाद भैरवा को यह बात पता चलती है कि एक्चुअली आज हैलोवीन डे है। काफी सारी जगहों पर हैलोवीन पार्टी चलती रहती है। तो भैरवा अपनी टीम को कहने लगता है कि तुम लोग हर एक पार्टी पर जाकर डॉक्टर जोसेफ को तलाश करो। तो पुलिस वाले बहुत तलाश करने पर फाइनली डॉक्टर जोसेफ को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। वो किसी हैलोवीन पार्टी में मौजूद होता है। फटाफट से डॉक्टर जोसेफ को साइड में लाकर भैरवा जोसेफ को इसके बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली आपके टीम मेंबर्स हर्षा, पायल, रमन राव मारे जा चुके हैं और शायद किलर आपको भी मार सकता है। हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और वैसे भी आपने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया? जोसेफ कहने लगता है कि एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले अपना नंबर चेंज कर दिया। इस तरह से जब जोसेफ से बात कर रहा होता है तभी एक लड़की भैरवा और जोसेफ के पास आकर जोसेफ को ड्रिंक देने लगती है, क्योंकि जोसेफ ने पूछा। उसके बाद भैरवा जोसेफ से पूछने लगता है उस मेडिकल कैंप में कुछ ऐसी घटना पेश आई थी जो थोड़ा वियर्ड हो, अजीब हो। जोसेफ कहने लगता है नहीं, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भैरवा पूछने लगता है कि उस मेडिकल कैंप में और कौन मौजूद थे। जोसेफ कहने लगता है
डॉक्टर अकीरा भी मौजूद थी। वो फोटोग्राफ्स अकीरा ने ही खींचा था। और एक और शॉकिंग बात यह है कि इस पार्टी पर आर्यन और अकीरा भी आए होते हैं। जो थोड़ी देर पहले जोसेफ ने इन दोनों को देखा, लेकिन अकीरा को कुछ काम होने की वजह से अकीरा पार्टी से चली गई। इसी बातों ही बातों में जोसेफ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो ड्रिंक पी लेता है जो टेबल पर रखी थी। ड्रिंक पीते ही जोसेफ की मौत हो जाती है क्योंकि उस ड्रिंक में जहर मिला होता है। पुलिस वाले जोसेफ को बचा नहीं पाते और उसी तरह उस टेबल के पास एक आर्टिफिशियल आइस क्यूब होता है। भैरवा और उसकी टीम फटाफट से उस एरिया के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। सारे लोगों को चेक करने लगते हैं कि किलर यही कहीं हो सकता है, लेकिन बाद में भैरवा को ये बात पता चलती है कि किलर कंपाउंड वॉल कूद के भाग गया। दीवार के ऊपर खून लगा होता है, कांच के ऊपर। खैर इसके बाद भैरवा अपनी टीम से अकीरा को फाइंड आउट करने के लिए कहता है क्योंकि शायद अब किलर अकीरा को मार सकता है। फाइंड आउट करने पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि अकीरा अपने हॉस्पिटल में ही मौजूद है। भैरवा फटाफट से हॉस्पिटल पर जाने लगता है अकीरा को वार्न करने के लिए, लेकिन जब तक भैरवा हॉस्पिटल पहुंचता उससे पहले किलर वहां पर पहुंचकर अकीरा को एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है और उसी तरह उस रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी अकीरा की मौत हो जाती है। अकीरा मरने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास तलाश करने पर भैरवा को एक फूल नजर आता है। यह देखकर भैरवा समझ जाता है कि शायद किलर का आखिरी मर्डर यही था। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले अकीरा के बॉयफ्रेंड आर्यन को गिरफ्तार करने लगते हैं क्योंकि आर्यन के घर में ही वो रेयर फूल का पौधा मौजूद होता है। इसी बेसिस पर पुलिस वाले आर्यन को पुलिस स्टेशन लाते हैं। आर्यन भैरवा से कहने लगता है कि वो पौधा एक्चुअली मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा और सर मैंने किसी की भी हत्या नहीं की और वैसे भी मैं क्यों अपनी अकीरा को मारूंगा। लेकिन भैरवा आर्यन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए। अब भैरवा को क्राइम स्पॉट पर मतलब उस दीवार के ऊपर ब्लड सैंपल मिले है ना, वो ब्लड सैंपल आर्यन के साथ मैच करवाने लगता है तो पता चलता है कि वो ब्लड आर्यन का नहीं है, जिसका मतलब आर्यन किलर नहीं है। भैरवा पुलिस स्टेशन पर आकर आर्यन को रिलीज कर देता है क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं और बेचारा आर्यन ये सोचकर अफसोस करने लगता है कि इसने आखिरी बार अकीरा को नहीं देखा। बहुत डिप्रेस होने लगता है। थोड़ी देर के बाद भैरवा गुस्से में आकर कुछ फाइल्स को नीचे पटक देता है क्योंकि केस में कुछ क्लू ही नहीं मिला। तो इन्हीं पेपर्स में से इसको क्लाउड स्टोरेज नाम का एक पेपर नजर आता है। ये देखकर भैरवा फटाफट से रमन राव के बेटे बाबू को कॉल करके ये पूछने लगता है क्या तुम्हारे फादर ने जो मेडिकल कैंप्स को अटेंड किया वो फाइल्स किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा है। बाबू कहने लगता है कि सर शायद हो सकता है, वो सारी चीजें तो मेरे पापा के लैपटॉप में होगी। तो भैरवा बाबू से कहने लगता है कि तुम वो कोल्ड स्टोरेज का डेटा निकाल के रखो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जब तक भैरवा बाबू के पास पहुँचता तब तक एक मास्क वाला बंदा बाबू के घर में घुसकर इसको मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन भैरवा उसकी टीम वहाँ पर आने की वजह से वो मास्क वाला बंदा फटाफट से वहाँ से भाग निकलता है। बाबू के सर को जबरदस्त तरीके से चोट आई होती है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और इसी तरह उस किलर का हाथ एक फ्लावर वास से टच हुआ होता है। फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट्स इसमें मौजूद नहीं होता। किलर बहुत ही चालाक होता है। खैर उसके बाद भैरवा एक टेकी की मदद से रमन राव के लैपटॉप को लेकर कोल्ड स्टोरेज में कुछ डेटास को चेक करने लगता है। तो यहाँ पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले हर्षा, पायल, रमन राव, जोसेफ किसी गांव पर जाकर वहाँ पर मेडिकल कैंप को अरेंज किया था। कुछ लोग रमन राव के पास आकर ये कहने लगते हैं कि जब कभी भी ये लोग स्वीट्स और राइस खाते हैं तो इनको नशा चढ़ता है, छोटे बच्चों से लेते हुए बूढ़ों तक। रमन राव इन गाँव वालों से पूछने लगता है कि आप लोगों को कुछ बुखार उखार हुआ था। गाँव वाले कहने लगते हैं हाँ सर, जब कभी भी हमको बुखार या जुकाम होता है तो हम लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई लेते हैं, टैबलेट। इस तरह से वो टैबलेट रमन राव को दिखाते हैं। जब रमन राव इन गाँव वालों की ब्लड सैंपल्स और उस टैबलेट को चेक करवाने पर यह बात पता चलती है कि वो टैबलेट बहुत ही खतरनाक है। जो कोई भी बंदा इस टैबलेट को खाता है तो उसके बॉडी के अंदर ABS सिंड्रोम नाम की एक डिसीज फॉर्म होती है। और इस टैबलेट की खास बात ये है जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अल्कोहल में बदलता है। इसलिए जो कोई भी बंदा स्वीट्स या तो फिर राइस खाता है तो वो पेट के अंदर जाकर अल्कोहल में तब्दील होता है। इसीलिए बच्चों से लेते हुए बूढ़ों तक नशा जैसा फील करते हैं और इसी तरह दिन ब दिन इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर रमन राव ये जान लेता है कि ऐसे टैबलेट्स आम मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलते, इनको सिर्फ बनाया जा सकता है
जिसको मेडिकल फील्ड की जानकारी होती है वही कर सकता है ये काम। तो इस तरह से ये सारी बात भैरवा को पता चलती है। समझने लगता है कि शायद रमन राव ने उस टैबलेट्स के बारे में पता कर लिया, इसीलिए वो किलर रमन राव और बाकी डॉक्टर्स को मार दिया। उसके बाद भैरवा और उसकी टीम उस गांव पर जाकर जिन जिन लोगों को ये बीमारी है उनकी लिस्ट मंगवाता है। पता चलता है कि एक स्पेशल कम्युनिटी के लोगों को ही ये बीमारी है, मतलब नशे में धुत है। तो ये बात भैरवा को थोड़ा वियर्ड सी लगती है। खैर इसके बाद भैरवा अपने ससुराल पर आता है। मतलब भैरवा जिस गांव में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वही इसका ससुराल है। एक्चुअली यहाँ पर भैरवा और मोना की लव मैरिज हुई थी। मोना के पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि मोना किसी पुलिस ऑफिसर से शादी करे, लेकिन अब ये दोनों लवर्स थे तो शादी कर लिया। मोना ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन कुछ सालों बाद मोना के माँ बाप ने मोना को माफ कर दिया। सो जब मोना अपने पेरेंट्स के साथ फोन में बात किया करती थी, अच्छी बुरी बातें शेयर किया करती थी, क्योंकि भैरवा तो अपने काम में बहुत बिजी था। और उसी तरह कुछ महीनों पहले मोना अपने मायके आई थी भैरवा से झगड़ा करके। उस दिन मोना को बुखार होने की वजह से मोना का फादर मोना के लिए एक टैबलेट लाकर दिया। उस टैबलेट को खाने के बाद मोना नशा जैसा फील करने लगी। हालांकि मोना ड्रिंक नहीं किया करती थी। तो जब भी मोना खाना वाना खाती तो वो खाना दारू में तब्दील होकर इसका सर घूमने लगता और इसी वजह से एक दिन एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। तो मोना की माँ से ये बात सुनने के बाद भैरवा बहुत अफसोस करने लगता है कि खामखा मैंने अपनी बीवी पर शक किया कि वो दारू पी रही थी। असल बात तो ये है। उसके बाद भैरवा मोना के माँ से पूछने लगता है कि एक्चुअली ऐसी बीमारी एक कम्युनिटी के लोगों को ही है। क्या पास्ट में इस गाँव में ऐसी कम्युनिटी के बीच कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था? मोना की माँ कहने लगती है झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सालों पहले इस गांव में एक बहुत ही अजीब की घटना हुई थी। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगती है। इस गांव में शेट्टी की फैमिली हुआ करती थी, सीताराम शेट्टी, नागा शेट्टी। सीताराम के 2 कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, सहना और सुरभि। और इसी तरह सीताराम को एक बेटा और बेटी थी, रिकी और मेघा। लेकिन जब कभी भी सहना और सुरभि अपने कॉलेज जाया करते थे तो पटेल फैमिली के 2 लड़के इनका रास्ता रोककर इनको प्रपोज किया करते थे, इनसे छेड़खानी करते थे। लेकिन ये दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों को भाव ही नहीं देते थे। एक दिन लड़के वाले सहना और सुरभि को देखने के लिए इनके घर को आने वाले थे। तो उस दिन सहना, सुरभि और वो बच्ची मेधा गांव के मंदिर पर जाने लगे। अब यह बात उन दोनों लड़कों को पता होकर नारियल पानी में थोड़ा दारू मिलाकर उन दोनों लड़कियों के सामने जाकर जबरदस्ती करने लगते हैं इस नारियल पानी को पीने के लिए। अब बहुत जबरदस्ती करने के बाद सहना, सुरभि और मेधा उस नारियल पानी को पी लेते हैं। उसके बाद ये दोनों लड़के गांव में आकर झूठा रूमर क्रिएट करते हैं कि शेट्टी की फैमिली के वो दोनों लड़कियां नशे में धुत है। तो ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है और उसी तरह नागा शेट्टी को भी पता होती है। फटाफट से अपनी दोनों बेटियों के पास जाकर बहुत ही मुश्किल से अपने घर वापस लाकर एक रूम में बंद कर देता है। बहुत डांटने लगता है कि इन दोनों की वजह से इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और एक्चुअली रिकी मेधा को उस हालत में देखकर फटाफट से उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। सारे फैमिली वाले हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर सीताराम को बहुत डांटने लगता है कि आप लोग इंसान हो या जानवर, छोटी बच्ची को दारू कौन पिलाता है। और इसी तरह मेधा की डेथ हो चुकी होती है। जब मेधा ने उस नारियल पानी को पिया था तो उसका सर चकराकर वो नीचे गिर गई और इसका सर एक पत्थर से टकराकर बहुत सारा खून बहकर वो मर गई। तो डॉक्टर की बात सुनने के बाद सीताराम समझ जाता है कि छोटी बच्ची दारू कैसे पी सकती है, जिसका मतलब किसी ने इन तीनों को जबरदस्ती दारू पिलाया। जब सीताराम वापस अपने घर पर जाता है तो ये देखता है इसके दोनों बेटियां सहना और सुरभि आत्महत्या कर लिया और इसी तरह इसकी बीवी भी बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए। उसके बाद सीताराम, नागा शेट्टी और वो बच्चा रिकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं पुलिस कंप्लेंट देने के लिए। ये बात जानकर पटेल की फैमिली वाले वो 2 लड़के इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं और इस एक्सीडेंट में अनलकीली सीताराम मारा जाता है। नागा शेट्टी का पैर टूट जाता है और उस बच्चे रिकी को भी थोड़े बहुत जख्म होते हैं। उसके बाद पटेल के वो 2 लड़के पुलिस वालों को रिश्वत देकर इस केस को दबा दिया। सीताराम और नागा शेट्टी दारू पीकर बाइक चला रहे थे जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। इसके कुछ दिनों बाद नागा शेट्टी अपने बेटे रिकी को लेकर गाँव से चला गया। लेकिन कुछ सालों बाद नागा शेट्टी दोबारा इसी गाँव पर आकर एक छोटी सी दुकान चला रहा है। तो मोना की माँ भैरवा से कहने लगती है कि शायद शेट्टी की फैमिली का ही श्राप है जो हमारे पटेल फैमिली वालों पर है, इसीलिए शायद लोग मर रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात यह है कि पटेल के वो 2 लड़के और कोई नहीं, मोना के मामा के बेटे हैं। तो सारी बात जानने के बाद भैरवा सोच लेता है कि यह सारा काम नागा शेट्टी का ही हो सकता है। सारे गाँव में नागा शेट्टी की तलाश करने लगता है। बहुत तलाश करने के बाद फाइनली नागा शेट्टी को फाइंड आउट कर ही लेता है।
पुलिस स्टेशन लाकर इसके बारे में पूछने लगता है। नागशेट्टी कबूल कर लेता है, हाँ ये सारी हत्याएं मैं ही कर रहा हूँ। मैं पटेल की फैमिली के ऊपर रिवेंज लेना चाहता हूँ। उस टैबलेट को मैंने ही फाइंड आउट करके पटेल फैमिली वालों को देने लगा, लेकिन कुछ महीनों पहले हमारे गांव में मेडिकल कैंप चला, जिसकी वजह से उस टैबलेट के बारे में रमन राव को पता लग गया और बाकी डॉक्टर्स को भी, जिसकी वजह से मैंने उन डॉक्टर्स को एक के बाद एक मार दिया। रमन राव का बेटा बाबू भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मैंने उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने आकर उसको बचा लिया। अब डेड बॉडीज के पास मैं वो चीजें इसलिए रख रहा था ताकि पुलिस वाले ये समझे कि ये हत्याएं एक सीरियल किलर कर रहा है। भैरवा कहने लगता है, हाँ उन सारे डॉक्टर्स को तुमने ही मारा क्योंकि क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे ही फुटप्रिंट्स पाए गए, लेकिन तुम्हारे पीछे एक और मास्टरमाइंड है। उस टैबलेट को तुमने नहीं फाइंड आउट किया। तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो, मुझे पता है। बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। इस तरह से इसको बहुत मारने पीटने लगता है। तो नागशेट्टी कहने लगता है, हाँ तुमने सही पकड़ा, मेरे पीछे एक और मास्टरमाइंड है, वही मेरा बेटा रिकी है। रिकी अपनी बहनों की मौत का बदला लेने के लिए उस टैबलेट को बहुत ही मुश्किल के साथ रिसर्च करके बनाया होता है। रिकी अपने घर में ही एक लैब मेंटेन करते हुए काफी सारी मेडिकल किताबों को पढ़कर, काफी सारे बड़े बड़े रिसर्च को कॉल करके मेडिकल के बारे में जानकारी लेकर इस टैबलेट को बनाया होता है पटेल की फैमिली से बदला लेने के लिए। और जो कोई भी पटेल की फैमिली नागशेट्टी की दुकान में आकर कोई भी टैबलेट मांगती तो नागशेट्टी उस टैबलेट को देता। टैबलेट खाने के बाद वो सारे लोग नशे में धुत होने लगे। नागशेट्टी भैरवा से कहने लगता है, लेकिन अब तुम मेरे बेटे को नहीं पकड़ सकते क्योंकि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मेरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह से बहुत दुखी होने लगता है। जब भैरवा उस एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करता है तो ये बात पता चलती है कि उस सड़क पर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, जिसका मतलब नागशेट्टी झूठ बोल रहा है। उसके बाद भैरवा और उसकी टीम बहुत ही मुश्किल के साथ फाइनली रिकी को पकड़ लेते हैं। रिकी अपने बहनों की कब्र के पास बैठा होता है। भैरवा रिकी को बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन रिकी हंसते हुए भैरवा से कहने लगता है, अब तो मुझे जितना भी मार लो, मेरा बदला तो पूरा हो गया। भैरवा कहने लगता है कि तुम एक राक्षस हो, मासूम डॉक्टर्स को मार दिया, उन गाँव वालों को मार दिया एक छोटे से बदले के लिए। रिकी कहने लगता है कि राक्षस मैं नहीं, राक्षस वो डॉक्टर है जिसने मेरी बहन मेधा को एनेस्थीसिया ओवरडोज देकर मार दिया, रिश्वत लेकर। राक्षस पटेल की फैमिली है जिन्होंने हमारी हंसती खेलती फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैंने तुमको भी उस पार्टी में मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने ड्रिंक लेने से मना कर दिया। उसके बाद जब भैरवा रिकी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तभी रिकी मर जाता है, क्योंकि पुलिस वाले आने से पहले रिकी ने स्लो पॉइजन लिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।